पूरा अपना जीवन मानव सेवा के लिए और जीव सेवा के लिए पूरा जीवन अपना लगा लिया है। मैं 9वीं तक पढ़ा जी। और पढ़ाई में रुचि नहीं थी, तो मैं फिर सोचा कि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है चलो भाई जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। फिर बाल बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी आ जाती है एकदम, और पूरे अपने को लगता है कि पागल है, जिसे हम पागल बोलते हैं जी। और हम हमारी भाषा में उनको प्रभु जी कहते हैं। अभी तक मैंने 26 जनों को उनके परिवार से मिलवाया, जिसमें एक ऐसा शख्स था जो 25 साल बाद अपने घर गया। एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं इंजीनियर थे और उनको आपने पहुंचाया, दूसरे देश से उनको ऐसे संपर्क हुआ और उनके कोई परिवार वाले वहां रहते थे, ये बात सही है? हाँ सही है, बिल्कुल। उसका सूरत में रेस्टोरेंट है तो मुझे इजी रहता है वो सब करना। तो डॉग फीडिंग के लिए मैं ये करता हूँ कि जो अपने आसपास के जितने भी जो पशु है उन तक खाना पहुँचा देता हूँ। चाहे 10 प्लेट ही लेकर के जाऊंगा, लेकिन उन्हीं लोगों के पास जाऊंगा कि जो रियल नीडी है, जो चल फिर नहीं पा रहा, उस तक खाना जाए। जो भूखा है, अपना जो मूल, जो मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पे एक वृद्धाश्रम में जरूर करना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने पूरा अपना जीवन मानव सेवा के लिए और जीव सेवा के लिए पूरा जीवन अपना लगा लिया है। ऐसे शख्स जो मारवाड़ के एक गांव से है, देवनगरी सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील के जनापुर गांव के एक ऐसे शख्स जो गुजरात गए और गुजरात के सूरत में रहते हुए ये सेवा का कार्य किया, जिन्होंने आवारा जो जानवर, जो भी पशु घूमते हैं, उनके लिए सेवा की, उनको खाना खिलाने के लिए सेवा की। उसके अलावा बेसहारा जितने भी बुजुर्गगण या जो भी हमारे बीच में जो घूमते हैं या फिर सड़कों पे जो आवारा घूमते हैं, जिनको किसी प्रकार की सहायता नहीं है, उन बेसहारा इंसानों को भी उन्होंने घरों तक पहुंचाया, उनके खाने की व्यवस्था की। इस प्रकार के सेवा के कार्य बहुत से अपने जीवन में करते रहे। ऐसी शख्सियत से आप सभी को मिलवाना चाहूंगा। तो मेरे साथ में मौजूद है जिगर रावल, जनापुर गांव के निवासी है। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका बहुत बहुत। तो सर, ये जो सेवा का कार्य है, आप जैसा कि शुरू किया आपने, तो पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा, प्रॉपर जनापुर गांव की निवासी है? हाँ, प्रॉपर मैं जनापुर का रहने वाला हूँ। जी जी जी। और सूरत में कपड़ा मार्केट में काम करने के लिए यहाँ से गया जी, और फिर वहीं रहने लगे। तो लगभग आपको कितना समय हो गया सूरत गए हुए? सूरत में मुझे हो गए 12 साल। 12 साल हो गए। सूरत में आपकी जैसे शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा वगैरह ये कहाँ से हुई है? वो सब यहाँ अपने पिंडवाड़ा से हुई है। पिंडवाड़ा से हुई है। हाँ, और मैं बता दूं तो मेरा जो एजुकेशन है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं 9वीं तक पढ़ा जी। और पढ़ाई में रुचि नहीं थी, तो मैं फिर सोचा कि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है चलो भाई जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को साथ लेकर के फिर यहाँ से सूरत चला गया और फिर वहाँ अपने काम धंधे में लग गया। जी जी। तो हम बात करें जैसा कि अपने कि उसके बाद में अचानक देखो, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी, ऐसा जीव है कि जो सेवा के भाव से आगे बढ़ सकता है। उसके पास ही है कि वो लोगों के दुख को समझ सके। तो आपके जीवन में ये प्रेरणा कब मिली कि बहुत से लोग, बहुत से जीव ऐसे हैं जो बेजुबान है, जो अपने दर्द को, दुख को नहीं बता पा रहे हैं, उनको समझने की ये प्रेरणा आपको सबसे पहले सर कहाँ से मिली? इसमें ऐसा है कि मैं एक बार दिल्ली गया था जी अपने फ्रेंड के साथ में। तो वहाँ हम लोग एक शॉप थी, उसके बाहर कुछ खा रहे थे। तो एक छोटी सी बच्ची थी जिसको देखा, वो सबके पास जा रही थी, मांग रही थी और लोग उसको धक्का देकर भगा रहे थे। तो फिर जब उससे बात की तब उसने बताया कि भाई जो आप बीती थी वो बताइए कि आज मुझे नहीं मिला है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा ऐसे इसके जैसे हजारों बच्चे हैं जो इस तरह से घूमते हैं और इनको अगर कोई सही शिक्षा और सही सलाह दे तो उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर मैं सूरत आया और सूरत आने के बाद मैंने एक बस्ती थी, वहाँ पे जाकर के उन बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया जी। तो वहाँ पे ऐसे बच्चे थे जो सब सिग्नलों पे भीख मांगना और उस तरह के काम करते थे। तो उनमें से काफी बच्चे हैं जो भी सरकारी शाला में जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8 से 10 बच्चे हैं जो सूरत एक वात्सल्य धाम करके आश्रम है जहाँ निराधार बच्चों को रखा जाता है और वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो काफी बच्चे उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों के लिए और भी काम करेंगे
तो ये सरकारी स्कूलों तक जाएंगे तो वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि हमें भीख नहीं मांगनी है और स्वाभिमानता आ जाएगी। तो फिर उस पर्पज पे मैंने काम चालू किया। फिर इस काम में आगे बढ़ता गया तो और भी चीजें और भी पड़ाव मुझे दिखते गए। जैसे बच्चों के अलावा ऐसे भी लोग जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो हमारे घर के ही हमारे सदस्य होते हैं, जैसे आप हम में से कोई भी है और किसी कारणवश घर से नाराजगी से वो लोग घर बार छोड़ करके निकल जाते हैं और भाग जाते हैं वहां से। तो फिर वो ऐसे माहौल में काफी टाइम तक जब घूमते रहते तो मेंटली पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर बाल बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी आ जाती है एकदम, और पूरे अपने को लगता है कि पागल है, जिसे हम पागल बोलते हैं और हम हमारी भाषा में उनको प्रभु जी कहते हैं। तो उनको हम लेकर आते हैं, जो सूरत में म्युनिसिपैलिटी के शेल्टर होम चलते हैं उसमें लेकर आने के बाद में उनकी बाल दाढ़ी काटते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको अपने साथ में रखते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर सुधार लाने का प्रयास करते हैं। फिर जब उनके अंदर सुधार आता है तब उनसे बात करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों निकले, क्या निकले, तब वो अपनी सारी आप बीती बताते हैं और उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया की मदद लेकर के उनके परिवार को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और अभी तक मैंने 26 जनों को उनके परिवार से मिलवाया, जिसमें एक ऐसा शख्स था जो 25 साल बाद अपने घर गया और कुछ ऐसे जो 15 साल, 16 साल, 2 साल, 1 साल, तो कईयों सारे ऐसे परिवारों को मिलाया। तो मैं यूथ को भी यही मैसेज देना चाहूंगा कि इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। जैसा कि बिछड़ों को मिलाने का जो आपने जो काम किया, 26 लोगों का आपने आंकड़ा बताया। मुझे ऐसा एक जानकारी में मिला कि एक आपका जो वीडियो इंस्टाग्राम पर मैंने देखा है, उसके ऊपर एक वीडियो जो दिखा उसमें एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं इंजीनियर थे और उनको आपने पहुंचाया। तो मुझे ये जानकारी मिली थी वो कि दूसरे देश से उनको ऐसे संपर्क हुआ और उनके कोई परिवार वाले वहाँ रहते, तो ये बात सही है? हाँ सही है, बिल्कुल। उनके कोई जो कजिन है वो इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में जी। तो उन्होंने मुझे, मेरा जो रील वायरल हुआ था वो 16 मिलियन व्यू आए थे उससे, तो वो रील उन्होंने भेजी कि भाई ये जो सदस्य है वो हमारे परिवार का हिस्सा है और आपको कहाँ मिले, आप हमें बताइए। तो मैंने कहा मुझे फिर से ढूंढना तो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस समय मिला फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम प्रयास करते हैं। तो एक प्रयास किया तो उनके सूरत के जो परिजन थे वो लोग उनको लेने के लिए आ गए, पहचान गए भाई नहीं हमारे घर वाले। और लास्ट उनको 3.5 से 4 साल से वो लोग ढूंढ रहे थे, 3 या 4.5 साल हो गए थे। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर भी मतलब इस तरह से घूम सकता है, बस राह भटक जाते हैं, उनको राह दिखाने वाला चाहिए। जब मैंने चालू किया था 2017 में तो इस फील्ड में पूरे सूरत का कोई नहीं कर रहा था, लेकिन आज मुझे देख करके खुशी होती है कि कम से कम नहीं करके 50 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग स्थानों पर जा करके पढ़ा रहे हैं। तो चाहे कभी मैं न भी जाऊँ या न भी देखूँ, पर मुझे खुशी होती है कि चलो एक अलग जगह है और जगह है और इसको देख करके एक बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक चीजें आपने बताई कि जो डॉग्स है या बाकी जो भी आवारा पशु है उनके कभी लग जाती है, उनको खाने के लिए ये भी कुछ किया जाता है, तो इसमें क्या क्या चीजें आप करते हैं? आपने किया? डॉग्स के लिए खाली फीडिंग करता हूँ, उनके लिए रात को चावल और दही लेकर के जाता हूँ और मेरा खुद का सूरत में रेस्टोरेंट है तो मुझे इजी रहता है वो सब करना। तो डॉग फीडिंग के लिए मैं ये करता हूँ कि जो अपने आसपास के जितने भी जो पशु है उन तक खाना पहुँचा देता हूँ। फिर इंसानों को भी खाना खिलाता हूँ, उन लोगों को खिलाता हूँ जो चल फिर नहीं पाते हैं, जिनको पैरों में घाव है। मेरे आप इंस्टाग्राम पे वगैरह सोशल मीडिया हैंडल पे जाओगे तो कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनके अंदर पैरों के अंदर कीड़े लग गए, कीड़े रेंग रहे एकदम, आप ऐसे मतलब इंसान देख नहीं पाता है, लेकिन उस तरह के लोग मिलते हैं। जब उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं मैं 2 दिन तक नहीं खाया, 1 दिन तक नहीं खाया, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे और उन तक कोई लोग जा नहीं पाते हैं। और जब उन तक उनके पास पहुंचते हैं तो इतना शरीर उनका बदबू मार रहा होता है कि हम खड़े भी नहीं रह पाते। तो फिर मैंने इन सब चीजों को ध्यान में रख करके एक नया स्टार्ट किया कि भाई हम चाहे 10 प्लेट ही लेकर के जाऊंगा, लेकिन उन्हीं लोगों के पास जाऊंगा कि जो रियल नीडी है, जो चल फिर नहीं पा रहा, उस तक खाना जाए, जो भूखा है उसी को खिलाऊं मैं। तो वो मैं तो वो मेरा हर रोज का है। हर रोज रात को अपने ढाबे पे जो अपना रेस्टोरेंट है उस 11 साढ़े 11 बजे मैं क्लोज करता हूँ। 11 साढ़े 11 बजे क्लोज करने के बाद मैं निकलता हूँ खाना लेकर के। उसको फिनिश करते करते रात के 2, ढाई, कभी 3 भी बज जाते हैं। टाइम कभी नहीं देखा कि कितने बजे, लेकिन बस एक ही चीज है, सेवा को मानव सेवा, प्रभु सेवा मान करके इसमें चलते जा रहा हूँ और ऊपर वाले की कृपा से बस ये काम चलते जा रहा है। तो इस प्रकार के जो भी आपको लोग मिलते हैं जो बेसहारा इधर उधर जो भी घूम रहे हैं जिस स्थिति में, उनको आपने कहा कि हम प्रभु जी कहकर उनको बुलाते हैं, तो ये कैसे दिमाग में आपको आया कि उनको? क्योंकि क्या मेंटल बोलना, पागल बोलना एक तरह की गाली, एक तरह का तुच्छ शब्द है, तुच्छ शब्द है। तो उसको बदल कर अगर उसको एक भगवान का दर्जा दिया, एक प्रभु का दर्जा दिया जाए तो क्या पता उनके अंदर सुधार आ जाए, उनके प्रति जो हमारी भावना है वो बदल जाए जी। किसी को आप प्यार से, किसी को आप
अलग नाम से धोखा दे के बुलाओगे तो उसे बुरा लग जाएगा, लेकिन उसको सम्मान देकर, मान सम्मान दे करके बुलाओगे तो उसको एक अलग तरह की है ना, एक अलग फीलिंग आएगी कि नहीं यार मेरे को इतना मतलब रेस्पेक्ट दे रहा, तो वो आपके साथ नम्रता से ही बात करेगा और उनके अंदर काफी बदलाव भी आएंगे, आपके प्रति सहानुभूति भी दी। ऐसे बहुत सी मिलते होंगे जो आपको थोड़ा कोई आक्रोशित भी होता होगा या उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में उनको कैसे संभाला जाता है? संभालने में ऐसा कई सारे ऐसे लोग होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से परेशान हो जाते हैं, कोई चिढ़ाता है, कोई पत्थर मारता है, लोग बहुत से लोग चिढ़ाते हैं, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनको भी जब उनके पास कोई और जा रहा तो उनको यही फील आता है कि नहीं ये भी बुरा अटैक करने की विचारधारा से आया जी। तो अपने कई बार होता है तो मार भी खानी पड़ती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही मैं जैसे ही गया कुछ खाना देने के लिए तो मैंने बोला दादा, तो डायरेक्ट सीधे गाली दे करके एकदम से खड़े होकर लाठी एकदम उठा दिया, तो मैं हट गया वहां से, वरना उस दिन वो लग जाता। फिर हमने कहा चलो छोड़ो, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, अभी इनके पास जाना ठीक नहीं है। तभी वहां से एक दूसरी दीदी निकल रही थी, वो दादा को कंटिन्यू रोज खाना खिलाती है, तो दादा ने पहचाना, तो मैंने कहा दीदी मैं खाना इनके लिए लेके आया हूँ, थोड़ी आप भी हेल्प कर दीजिए, अरे आप खाना उनको खिला दीजिए। जब मेरा खाना उन्होंने खाया तब मुझसे बात की और मुझे बताया कि बहुत सारे लोग निकलते हैं, कोई पानी फेंक करके चला जाता है, कोई चिढ़ा के चला जाता है, बिल्कुल तो थोड़ा बुरा लग जाता है, तो इसलिए हम गुस्से में ये सबके साथ हो जाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि अपन बात करें कि इतने लोगों तक पहुंचना, इतने लोगों की सेवा करना, तो इसके लिए आपके साथ में और कोई टीम है या कौन कौन आपके साथ में मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं? नहीं, टीम या कोई एनजीओ वगैरह नहीं, अकेले ही काम करता हूँ। जब भी अगर कोई दोस्त है तो उसको बोल देता हूँ कि भाई आप चलो मेरे साथ वीडियो बना देना, या अपने ढाबे का स्टाफ है उसको बोल देता हूँ, मेरे जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसके पीछे कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, ना कोई प्रोफेशनल टीम है, कुछ भी नहीं है, जो भी अकेला ही काम करता हूँ। 2017 से ऐसे चलते जा रहा हूँ और हो रहा है, बस मैं ये मानता हूँ कर रहा हूँ और हो रहा हूँ, तो मैं इसमें मैंने ज्यादा दिमाग कभी नहीं लगाया कि टीम बनाना या कुछ भी करना, बस अपने शौक की खातिर करता हूँ। अच्छा लगता है कि चलो ऊपर वाले ने अगर हमें उठाया है सुबह तो कुछ ऐसे कुछ काम करके सो कि आपको सुकून की नींद आए कि नहीं चलो मैंने आज कुछ काम किया। मैंने एक स्लोगन दिया था, चलो किसी और के लिए जीते हैं, तो उसी को साकार करने की प्रवृत्ति के साथ चलते जा रहा हूँ। जी। कि अपने लिए तो पूरी दुनिया जीते हैं, हम रोज अपने लिए, औरों के लिए जीना सीखे, तो चलो किसी और के लिए जीते हैं, क्योंकि आदमी उठता है पूरे दिन भर अपने लिए भागता है, अपने लिए घर परिवार के लिए, उसमें से बाहर नहीं आता है। लेकिन अगर 1 घंटा भी किसी और के लिए निकाल दें तो हमारे देश में काफी बदलाव आ जाएगा। अगर हम कहते हैं गरीबी है, ये है, वो है, उस गरीबी को दूर करने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। हम एक इंसान की भी अगर मदद कर दे, मैं नहीं कहता हूँ कि लाखों रुपए दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, कोई जरूरी नहीं। आप कोई आदमी दुखी बैठा है किसी चौराहे पे या कहीं परेशान है, उससे जाकर के आप पूछ भी लोगे ना भाई क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, जी, तो भी उसकी मदद हो जाएगी, अपना दुख बांट लेगा ना। क्योंकि आज के इस जनरेशन में इंसान अकेला है। सबसे ज्यादा अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है तो वो अकेलापन है ना। कोई आदमी जाकर के नहीं पूछता है कि भाई तुम परेशान क्यों हो, कोई किससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई जाकर के इस तरह की प्रवृत्ति भी अगर शुरू कर देता है, मैं खाना बांटने के लिए जाता हूँ तो पहला वर्ड होता दादा खाना खाओगे क्या, खाना खाया नहीं खाया नहीं पूछता, पहले पूछता खाना खाओगे क्या, क्योंकि वो भूखा है नहीं है वो ऑटोमेटिक रिप्लाई कर देगा। लेकिन जब खाना देने के बाद जब उनसे बात करता हूँ तो लोग अपनी ऐसी चीजें बताते हैं कि खाना खिलाते खिलाते हमें भी कई बार रोना आ जाता है कि भाई कितना दुख है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब करते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ जानने सीखने को मिलता है कि नहीं भाई दुख बांटना ये भी एक तरीका है। इसी बीच मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो कार्य आपने शुरू किया, ये शुरू करने के बीच में आपने सूरत उस जगह कोई चयनित करने का कारण या फिर उसके अलावा और किसी जगह भी आप इस कार्य को कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में सोचा है आपने? नहीं, सूरत में काम करने की वजह थी कि वो मेरी कर्म भूमि है, वही क्योंकि मैं इस काम में किसी से चंदा या पैसे कुछ भी नहीं लेता हूँ। जो भी कमाई होती है अपने नौकरी करता था वहां से आता था तो उसमें से मैं करके लगाता था, या फिर मैं अपना ढाबा है वहां से जो मुझे अर्निंग होती है उसमें से सेवा में लगाता था। तो मुझे ये लगा कि भाई जहाँ मैं हूँ वहीं से कर पाऊंगा, अदर जगह नेटवर्क खड़ा करना और वो सब चीजें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, तो मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है। फ्यूचर में अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को है मन में कि अपना जो मेरी जन्मभूमि है यहाँ पे एक वृद्धाश्रम में जरूर करना चाहूंगा, पर उसके लिए थोड़ा अभी टाइम है। लेकिन ये मेरा एक प्लान है फ्यूचर, मतलब जो ये सिरुई है या पिंडवाड़ा है इसके आसपास में एक वृद्धाश्रम करने का विचार। उसका रीजन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज की सख्त जरूरत है, तो उस सब चीजों को ध्यान में रख करके यहाँ पे भी एक ये होना जरूरी है, क्योंकि हमारे इस एरिया में कहीं पे भी नहीं है। अभी जो आज का जो जनरेशन है इसमें बहुएं रखना नहीं चाहती है ना, कड़वा है लेकिन सत्य है ना, कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि आज के घरों में क्या हो रहा है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके मुझे लगता है ना कि एक वृद्धाश्रम जरूरी है,
ताकि अपने बच्चे खुद ही उनको खुशी खुशी ला करके वहाँ छोड़ दे और उनकी सेवा हो, उनका भरण पोषण हो, और वो जब तक जिए तब तक सुकून से जिए, उस तनाव और उस भय की मुक्ति से रहे। जी। तो आपने जैसा कि एक बात बताई कि मैं जब सक्सेस हो जाऊंगा तो इन चीज़ों को कहूँगा, तो मैं इसी बीच में ये भी जानना चाहूँगा कि आपके मन में, जैसे मानव सेवा का तो भाव है ही है, आपके मन में सफलता की एक परिभाषा क्या हो सकती है एक इंसान के लिए? सफलता तो मेहनत करो और सफल हो जाओ, क्योंकि मेरा जब मैं सूरत गया था तो मेरी पहली सैलरी थी 1500 रुपये। जी। हाँ, और फिर मैं नौकरी करते करते एक दोस्त के साथ मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। जी जी। और पार्टनरशिप नहीं चली, 15-20 दिन में या महीने भर में हम पार्टनरशिप से अलग हो गए, और फिर हमने एकदम पूरी जान लगा दी उस काम को बढ़ाने के लिए, दोनों भाइयों ने मिल करके। आज वो रेस्टोरेंट को चलाते हमें 4 साल हो गए, और एक दूसरी तीसरी ब्रांच के लिए भी सोच रहे हैं। तो इंसान अगर चाहता है सफल होना, तो उसको बस ये वो मन जो है उसका मक्कम होना चाहिए और मेहनत पूरी होनी चाहिए। कल अगर ये सोचूं कि मैं अच्छी वाली एक चेयर ले जाऊं, अच्छे वाले काउंटर पे बैठ जाऊं और सेठ बन के रहूं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए सेठ बनना जरूरी नहीं है, आपको वहाँ जी जान से तन मन से लगना पड़ेगा, समर्पण और जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जब सूरत गए तो कुछ नहीं लेके गया था, आज ऊपर वाले की दया से अच्छा खासा बनाया, जो भी बनाया, तो एक मेहनत की हमने, और मुझे उम्मीद है पूरी की अगर सक्सेस भी होऊंगा तो वहीं से होगा। जी जी जी। इसी बीच ये आपके सामने बात रखना चाहूँगा कि बीइंग जिगर रावल इस नाम से आपका सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, उसके अलावा आपका एक यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा, स्माइल एंड हैप्पीनेस। तो स्माइल एंड हैप्पीनेस ये जो आपने नाम रखा, ये कैसे दिमाग में आया और क्या सोचा आपने? ये वो बच्चों के लिए कि मुस्कान और खुशियाँ, मतलब वहाँ जब जाता था तो बच्चों के अंदर, मतलब एक आज भी अगर मैं जाऊँ और कभी आपको वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा तो आप बोलोगे ये क्या है। मतलब उस जगह पे 6 महीने बाद भी चला जाता हूँ तो बच्चे मेरे को देख करके ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उनका माँ बाप आ गया हो। जी जी, है ना। तो वो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुस्कान, खुशी, जितना जो भी नाम दूं सब यहीं से मुझे मिला, सब यहीं से मिला। तो मेरे को कोई नाम नहीं मिल रहा था, तो हमने फिर सोचा, मैंने कहा भाई चलो इसके बारे में ये स्माइल एंड हैप्पीनेस ऐसा नाम रखते हैं जी। तो इसी को मैं आगे भी जब एनजीओ या कुछ भी डेवलप करूंगा तो इसी नाम के साथ मैं करूंगा कि स्माइल एंड हैप्पीनेस ओल्ड एज होम या स्माइल एंड हैप्पीनेस पाठशाला, जो भी है, तो इसी नाम को, क्योंकि एक नाम ऐसा है कि इसके अंदर मुस्कान भी है और खुशियाँ भी है, दोनों चीजें साथ में आ गई। हाँ। जी जी जी। अगला ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जिसे इस काम को शुरू किया, तो शुरू करते वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं भी करना तो चाहता हूँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ लोगों के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास समय नहीं है, या इस प्रकार की जो मानसिकता रहती है या जो सोच रहती है, तो किस हद तक ये सोच सही है या गलत है, या क्या सोच होनी चाहिए मदद करने के लिए? पूर्णतः गलत है। मेरे अकाउंट में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया हम भी बहुत सारे पैसे वाले बन जाएंगे तब करेंगे, अमीर बनेंगे बिल्कुल, तब करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सेवा करने के लिए ना तो अमीर होना जरूरी है, ना पैसे वाला होना जरूरी है, ना सक्षम होना जरूरी है। आप अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिला दो तो वो एक सेवा है, गाय को एक रोटी भी खिला दो तो सेवा करने के 1000 जरिए हैं जी। जरूरी नहीं होता है कि सब कुछ न्योछावर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंसान सेवा करने के लिए चाहता है कि भाई मुझे सेवा ही करनी है, तो किसी भी, मैंने आपको जैसे आगे बताया कि कोई परेशान है उसके जाके दुख में उसके साथी बन जाओ, उसके साथ बैठ के बात कर लो, वो भी एक सेवा है ना। अच्छी नीति, अच्छे विचार और उन सब चीजों को लेके चलना वो भी एक सेवा है। तो सेवा में जरूरी नहीं होता है कि धन का होना आवश्यक है, बस अच्छे मन का होना बहुत आवश्यक है। धन तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला, जब आपके अच्छे कर्म होते हैं तो ऑटोमेटिक देने लग जाता है। जी जी जी। हाँ, सफलता ऑटोमेटिक पीछे आती है भागते हुए जब आपके कर्म अच्छे हो जी। और ये सेवा में सबसे बड़ी चीज है कि जितना आपका मन शुद्ध होगा, जितने अच्छे आपके कर्म होंगे, बाकी पीछे सफलता और सब कुछ ऑटोमेटिक आते रहेंगे। तो अंत में आपके सामने यही सवाल रखना चाहूंगा कि ये जो कार्य आपका चल रहा है, वही जो मैं शुरुआत में भी आपसे पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ, ये जो कार्य आप अभी कर रहे हैं, इस कार्यों को लेकर भविष्य में आपने क्या कुछ सोचा हुआ है, भविष्य की योजना कुछ आप बताना चाहें? जैसे मैंने कहा कि ये एक ओल्ड एज होम का मेरा एक प्लान है। फिर बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो ट्रैफिक सिग्नल पे पैसे मांगते हैं और जो पढ़ाई के लिए सक्षम नहीं है, उन बच्चों के लिए भी एक ऐसा प्रॉपर स्कूल हॉस्टल की तरह तैयार करना जिसमें अच्छे बच्चों की पढ़ाई हो सके, शिक्षा ले सके। उन बच्चों की जो अपने मतलब अपना व्ययन नहीं कर पाते, स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, उनके परिवार वाले उनका खर्चा नहीं उठा पाते, उन सभी बच्चों के लिए निःशुल्क हमेशा, जब तक मतलब वो पढ़ना चाहे वहां तक कि उनकी पूरी हम लोग मतलब जो उनका व्ययन होगा हम करेंगे। तो सारे प्लान बहुत सारे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पर बाकी पहला जो मेरा है वो पहला वृद्धाश्रम का है और वो अपने सिरोही जिले में ही कहीं और मैं कभी मैंने नहीं सोचा, दूसरी जहाँ मैं सूरत रहता वहाँ का भी नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ बहुत है, लेकिन मेरी जो जन्मभूमि है वहाँ नहीं है। तो मुझे हमेशा मन में रहता है कि यहाँ होना बहुत जरूरी है। चाहे मेरे इस वीडियो को देखकर अगर कोई और भी भामा से आकर के
बिल्कुल कर दे शुरू, तो भी मैं ये चाहूंगा कि चलो मैंने बोला था और ये हो गया, बस होना चाहिए। एक भी हो जाए तो कोई जो परेशान है अपने घर की जो उन सब तंगी हालातों से, वो वहाँ कम से कम खुशहाल रहेगा। जी 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 जी। तो इसी में जैसा कि आपने जो बताया कि आपने जो बताया कि जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे भी है या कुछ एक बच्चे ऐसे जो पढ़ नहीं पाते हैं, इसके पीछे कई बार ये भी स्थिति बनती है कि फैमिली को नशे से भी ग्रसित कोई ऐसे लोग होते हैं। तो ये नशे की जो सोच या विचारधारा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक अशिक्षा के कारण ही है। बच्चों को मेन क्या, जैसे संगत रहती है उसी का असर पड़ता है। जैसे कई सारे बच्चे हम देखते हैं जो बस्तियों में रहते हैं या झुग्गियों में रहते हैं, तो उनका ये रहता है कि वो उनका उठना बैठना उन्हीं लोगों के साथ रहता है, जो गाली देगा या नशा करेगा उसी के साथ, तो उसी रास्ते पे जाएगा। उसको कोई अगर सही गाइड करने वाला मिल जाए। मैं जिस बस्ती में जाता था वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, कोई मावा खा रहा है, कोई मिराज खा रहा है, तो मेरे को देख के एकदम थोड़ा लगता है भाई क्या है ये। उसका रीजन ये था कि उसके पापा भी कर रहे हैं, तो उसको देख करके बच्चा भी सीख रहा है, संगत से सीखा या देख कर सीख रहा है। फिर जैसे तैसे करके भी मैंने अपने तरीके से उनको ढाला, तो आज वो उन सब चीजों को कहते हैं कि नहीं इससे कैंसर हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो, तो उसमें जो डर डाला तो अब डर पैदा हो गया। अब वो बड़ा होकर के भी सोचेगा कि नहीं ये मैंने नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ऐसा। तो बस उसको गाइड करने की जरूरत है। जी जी जी। तो जिगर जी, आपसे अंत में यही कहूंगा कि आप जो हमारे साथ में दर्शक है, हमारे जो मारवाड़ लाइव है, मारवाड़ लाइव का यही काम है कि गांव-गांव हम जाए और उन गांवों से जहां पर बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए, वहां से उन समस्याओं को उठाकर लाए। ऐसे ऐसे गांव हमने यहाँ पर देखे हैं पिंडवाड़ा तहसील के, तो शायद मेरे जीवन में मैंने पहले नहीं देखे थे, जहां पर बच्चों को स्कूल में सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल रही है, पीने के पानी की नहीं, लाइट की सुविधा नहीं है, वहां तक हम पहुंचे हैं। तो यहाँ से भी लोगों की जो तकलीफें, ये चीजें सामने आई है और आपने भी उनको महसूस किया। तो हम तो मारवाड़ लाइव से भी यही चाहते हैं कि जो भी दर्शक आप देख रहे हैं, आप में से कोई ऐसा जो भामाशाह बनकर आगे आना चाहे और इस प्रकार के मानव सेवा के काम करना चाहे, तो आप अवश्य करें। और आपसे यही कहूंगा कि अंत में हमारे जो ये प्यारे दर्शक है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस इनको ये कहूंगा कि एक कदम आप भी बढ़ाइए, चलो किसी और के लिए जीते हैं, और हम सब मिलकर के एक प्रयास करेंगे तो ही बदलाव आएगा। बाकी घर बैठ करके और ये सब चीज़ों पे सोच के चर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें ग्राउंड लेवल पे आकर इस पे काम करना होगा, तभी इसमें बदलाव आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका अमूल्य समय दिया। अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं आज के इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से ये गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में तो सही या जिगर जी के सीने में तो सही, मानव सेवा की आग आप सभी के सीने में लगनी चाहिए, आप सभी के सीने में लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ लाइव से जुड़े रहे। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।